होय होय एवरीवन, माई सेल्फ क्रिश एंड यू आर वाचिंग किड क्रिश को। तो आज हम बनाने वाले हैं एक सिंपल कैलकुलेटर जो कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से बनेगा। ये एकदम बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट होगा जो कि हमारे पोर्टफोलियो पे ऐड होगा आज। तो आपको कभी ना कभी ऐसे कैलकुलेटर्स बनाने के लिए भी आपके प्रोफेशन ने या आपके कॉलेज ने भी कहा था, तो आज हम एक ऐसा ही प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये फुल्ली वेब बेस्ड होगा और ज़्यादा कुछ हम इसमें नहीं करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसका डायरेक्टरी खोल लिया है। इसके डायरेक्टरी पे हमने एक फोल्डर बनाया है। डॉट वी एस का फोल्डर अपने आप बनता है, आपको पता है। तो एक जो फोल्डर बना है वो है कंपोनेंट का, और एक हमने इंडेक्स फाइल बनाया, ये एक्चुअली इंडेक्स डॉट एच है। कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर हमने दो फाइल्स रखे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा लार्ज करके दिखाऊं तो एक है हमारा जावास्क्रिप्ट का फाइल, एक है CSS का फाइल। और इसके बाहर जो हमने डिजाइन किया था वो HTML का फाइल है। तो चलते अपने VS कोड पे और चल के प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। पर प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसका एट द एंड आउटपुट कैसा आएगा। तो अगर एट द एंड आउटपुट की बात करें हम, तो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा जाएगा। इसे आप चाहे तो बैकग्राउंड पे कोई कलर दे सकते हैं या इसका स्टाइल भी बाद में चेंज कर सकते हैं। जबकि मैंने इसे एकदम बेसिक रखा है, तो हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और ये जो बटन आप देख पा रहे हैं, ये हमने सिंपल बूटस्ट्रैप बटन का ही यूज़ किया है। और ये हमारा डिस्प्ले, जैसे ही हम कोई की प्रेस करते हैं या फिर हम यहाँ पे भी इन बटन्स को क्लिक कर सकते हैं। अगर क्लिक करते हैं तो वो डिजिट यहाँ पे आ जाएगा और इक्वल से वो इक्विवेलेंट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप इसे क्लियर भी कर सकते हैं, जैसे कि आपकी मर्जी। तो चलते हैं और इसका कोड लिखते हैं सबसे पहले। तो हम आ गए हैं हमारे वीएस कोड पे। तो मैं यहाँ से बॉयलर टेम्पलेट से स्टार्ट करूंगा। अगर आपको बॉयलर टेम्पलेट यूज़ करना या सॉकेट की यूज़ करना नहीं आता है, तो आप वीएस कोड के ऑफिशियल वेबसाइट से आप देख सकते हैं कि कैसे इनका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आ गए। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा शॉर्ट एंड की यूज़ करूँगा। ये शॉर्ट एंड की आप चाहे तो आपके वेब पे भी लिख के रख सकते हैं पहले से। ये मेरा पहले से ही लिख के रहता है। तो मैंने इसके लिए एक शॉर्टकट की यूज़ किया जो कि कंट्रोल शिफ्ट डबल ई है। तो मैंने ये शॉर्टकट की क्रिएट कर लिया था पहले से ही। तो आप शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हैं, या जो आपके HTML का हेड है वो अपने हैंड से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप ऐड कर लिया है। आप बूटस्ट्रैप को बूटस्ट्रैप के ओरिजिनल जो वेबसाइट है वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, आप बूटस्ट्रैप CSS को या उनके सीरियल को ले सकते हैं। बूटस्ट्रैप का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। यहाँ से आप ऐसे CSS का सीरियल ले सकते हैं और जावास्क्रिप्ट या jQuery का भी। तो मैंने ही ऐसे ही सीरियल्स का यूज़ किया। मैंने बूटस्ट्रैप 4 का यूज़ किया। आप चाहे तो बूटस्ट्रैप 5 का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मेरा बेसिक, क्या कहूँ, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर आ गया है HTML का। तो आप चाहे तो इसे सिंपली विजिट कर सकते हैं वेब पे। उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपने जावास्क्रिप्ट को भी इसके साथ ऐड कर लेता हूँ। कंपोनेंट के अंदर हेक्स.js, यही हमारा जावास्क्रिप्ट है। तो इस फाइल को हमने ऐड कर लिया। अब इसे सेव कर लेते हैं। और इसे आप चाहे तो ब्राउजर पे भी ओपन कर सकते हैं। मैं कॉपी पाथ से ओपन कर, आप चाहे तो लाइव सर्वर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसे वेब पे ओपन कर लिया। तो फिलहाल ये ब्लैंक है, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी कोड इसके अंदर नहीं लिखा है, तो इसीलिए अभी ब्लैंक है। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए वो है एक हेडिंग चाहिए जो कि दिखाएगा कि वो एक कैलकुलेटर है। उसके बाद उसके अंदर हमें एक बिग साइज का कंटेनर चाहिए। अगर मैं नॉर्मली हमारे कैलकुलेटर को दिखाऊं, तो ये जो बिग साइज का कंटेनर है या कैलकुलेटर का बॉडी है, हमें ये बनाना है। उसके बाद ये दो पीस पे टूटेगा। फर्स्ट कंटेनर होगा हमारे डिस्प्ले के लिए, और सेकंड कंटेनर होगा जो कि इन बटन्स को होल्ड करके रखेगा। तो वही कोड यहाँ पे आके लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक हेडिंग चाहिए जो कि कैलकुलेटर ही होगा। तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर लिख सकते हैं, या अगर कुछ भी लिख सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे एकदम सिंपल डिजाइन कर रहे हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं अगर आपको ऐसा लगे तो। अगर आपको यहाँ पे क्लास का जो शॉर्टकट की यूज़ करना है, तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं डिप डॉट, जो भी आपका क्लास का नेम होगा वो आप लिख के एंटर मारेंगे तो डिप का क्लास भी आ जाता है। तो मैं यहाँ पे जो क्लास दूंगा वो होगा, मैं कैलकुलेटर ही दे देता हूँ, समझने पर आसानी होगा। कैलकुलेटर बॉडी। और इसके बाद CSS से एक छोटा सा कंटेनर में क्रिएट करूँगा। ये बूटस्ट्रैप CSS है। तो मैं इतना सा क्रिएट करता। अब जब मैंने इतना सा क्रिएट कर लिया है, अगर मैं इसको ब्राउजर पे भी दिखाऊँ तब भी आपको कुछ नहीं दिया, क्योंकि हमने इसमें कोई CSS ऐड नहीं किया है। बट यही जो है हमारा कैलकुलेटर का मेन बॉडी होगा। तो इसके बाद हमें जो क्रिएट करना है वो है डिस्प्ले। कैलकुलेटर का डिस्प्ले, जहाँ पे हमें जो रिजल्ट होगा वो दिखेगा। तो डिस्प्ले क्रिएट कर लेते हैं। ये हो गया डिस्प्ले। और इसके बाद एक बटन होल्डर, जहाँ पे हम ये जितने भी बटन है इन सबको होल्ड करके रखेंगे। तो मैं कहूँगा कि डिफ के अंदर एक बटन होल्डर हम क्रिएट करेंगे। और इसके साथ अगर आप यहाँ पे चाहे तो जो हमने आउटलाइन के लिए कंटेनर लिया था, तो आप यहाँ पे भी कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं, ताकि यहाँ का जो पैडिंग और मार्जिन है आपको ज़्यादा CSS देना ना पड़े। तो हमने कंटेनर क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर एक एक करके हम सभी बटन्स को इंक्लूड करेंगे। तो बटन की फॉर्मेट पे होगा। फर्स्ट तो हमारे पास दोनों डिलीट के बटन आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो दो ऑपरेशन बटन है वो आएंगे।
उसके बाद यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल्स बटन आ जाएंगे और इस कलम के अंदर जितने भी ऑपरेशन बटन है वो सब आएंगे। मैंने जो भी ऑपरेशन बटन है उन्हें ब्लू कलर किया है और न्यूमेरिकल्स जितने भी हमारे पास डिजिट है उन्हें ब्लैक दिया है और क्लियर के बटन को मैंने रेड रखा है। आप चाहे तो कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक डिव क्रिएट करूंगा। अब इस डिव के अंदर मैं सिंपली बूटस्ट्रैप बटन का यूज करूंगा। जबकि ये रेड कलर का है तो मैं इसे कहूंगा कि बीटीएन डेंजर, ये रेड कलर खुद ब खुद बन जाएगा। और आप चाहे तो इस पर टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि ऑल क्लियर। फर्स्ट जो बटन है वो ऑल क्लियर का है, तो ऐसे आप टाइटल दे देंगे। उसके बाद हमें जो जावास्क्रिप्ट है वो एज अ ऑन क्लिक भी ले सकते हैं आप, मतलब जैसे ही इन बटन्स के ऊपर क्लिक होगा तब यहाँ पे डिस्प्ले होगा, या आप चाहे तो इवेंट लिसनर भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि जब भी इन बटन्स पे क्लिक होगा या फिर आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो तभी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो मैं फिलहाल कंसिडर करता हूँ कि आप इन बटन्स के ऊपर क्लिक करेंगे, तो मैं ऑन क्लिक से आपको करवाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फंक्शन कहते हैं कि ये क्लियर ऑल का फंक्शन होगा। इसके बाद आप चाहे तो इसका जो एरिया है आप इसे हाइड करवा सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता कि एरिया हाइट सही नहीं होगा तो आप ना करें तब भी चलेगा। तो यहाँ पे ये खत्म होता है। अगर आपको मैं सेव करके दिखाऊंगा, सॉरी मैंने एज पे किया है, तो आपको कुछ ये ऐसा दिखेगा। तो अब ये ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने अभी तक कोई भी सीएसएस नहीं किया, तो हम जब सीएसएस करेंगे तो वो प्रॉपर एक कैलकुलेटर की तरह ही दिखेगा। तो ऐसे मैं बाकी बटन के लिए भी करूंगा। सिंपली मैं कॉपी करके पेस्ट करके दिखाता हूँ। ये जो होगा ये सिर्फ क्लियर सिंगल क्लियर, मतलब जो सिंगल सिंगल क्लियर होता है, या और भी क्लियर होता है तो सिंगल लास्ट होता है, जो लास्ट डिजिट होता है वो यहाँ से क्लियर होता है। तो मैं इसे कहूंगा कि क्लियर लास्ट, और इसका जो नोटेशन है वो सिर्फ सी से डिनोट किया जाता है। तो ऐसे ही करके मैं बाकी बटन के लिए भी ये बना देता हूँ। ठीक है, तो हमने बाकी बटन के लिए भी ये बना दिया है। सिंपली हमने जितने भी बटन है उनके लिए एक एक करके बनाए, तो एक एक करके बनाया इसलिए मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया ताकि आपको बनाने में आसानी हो। पर आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके भी बना सकते हैं, या मैंने सिंपली पहले दो बटन बना के भी दिखा दिया कि कैसे आप बनाएंगे इसे। तो ये पूरा काम हमारा HTML का हो चुका है। आप अगर मैं इसको आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे हमारा डिस्प्ले बैकग्राउंड व्हाइट है इसलिए नहीं दिख रहा है, और ये हमारे बटन है। तो आप CSS का यूज करेंगे और इन बटन को अपने सही पोजीशन पे लाएंगे, जैसे कि इस कैलकुलेटर का पोजीशन पे है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा CSS पे। तो चलते हैं CSS पे। अब CSS पे हम जो सबसे पहला काम करेंगे वो है इसका बॉडी डिजाइन करना। तो मैं लिखूंगा कि बॉडी, और बॉडी पे हम मार्जिन देंगे एकदम जीरो, पैडिंग को भी हम जीरो ही रखते हैं। तो एकदम मतलब बैकग्राउंड जो है वो चिपक के आएगा, वरना क्या था यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन आ जाता है, थोड़ा सा पैडिंग आ जाता है, तो वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो बैकग्राउंड है वो एकदम फुल हो जाए। तो अब इसके बाद स्क्रॉल बिहेवियर, जो कि फिलहाल यहाँ पे जरूरत तो नहीं है, बट अगर कभी आपका विषय थोड़ा बड़ा हो जाता है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाते हैं जो कि साइज काफी बड़ा होता है, तो उसके लिए ये स्क्रॉल बिहेवियर बहुत हेल्पफुल होता है। इसे स्मूथ रखते हैं। और बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ पे फुल ब्लैक करता हूँ। आप चाहे तो दूसरा कलर दे सकते हैं, ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं, या कोई इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आके देखो तो ये फुल ब्लैक हो चुका है। तो यहाँ पे फुल ब्लैक हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेटर का आउटलाइन क्रिएट करना, मतलब कैलकुलेटर का बॉडी बनाना है। तो कैलकुलेटर का बॉडी के अंदर ही ये सब आ जाएंगे। तो पहले तो हेडिंग को स्टाइल थोड़ा दे देते हैं, टेक्स्ट एलाइजन उसका सेंटर करते हैं, और उसका जो मार्जिन होगा उसे कहते हैं कि अप से 40 पिक्सल आए, राइट से ऑटो, और बॉटम से 20 पिक्सल, और लेफ्ट से भी ऑटो ही रख देते हैं। कलर देते हैं इसे व्हाइट। आप चाहे तो ब्लू या कोई भी आपका जो कलर होगा थीम कलर, तो आप वो कलर दे सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ रखते हैं। आप चाहे तो कंसोलर्स भी दे सकते हैं। और यूजर सिलेक्ट को फिलहाल मैं नन कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभार सिलेक्ट करने पे हेडिंग आ जाता है जो कि देखने में थोड़ा खराब लगता है। अब जो काम है वो है हमारा कैलकुलेटर की बॉडी के ऊपर। तो कैलकुलेटर जो बॉडी है उसके ऊपर काम करते हैं। आई थिंक यहाँ पे आप शॉर्ट हैंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं CSS पे, तो वहाँ से HTML से डायरेक्टली कॉपी करके ला सकते हैं। तो मैं वेट को 45 पिक्सल का देता हूँ, और बॉर्डर जो है बॉर्डर को 1 पिक्सल रखते हैं। सॉलिड में ग्रे करते हैं, देखने में बहुत अच्छा जाता है। और इसके साथ मैं थोड़ा पैडिंग देता हूँ, तो अंदर की तरफ झुक के आएगा। पैडिंग 10 पिक्सल दूंगा, और 0 पिक्सल मैंने बॉर्डर रेडियस कैलकुलेटर की बॉडी पे नहीं दिया। आप चाहे तो बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं। तो अगर आप बॉर्डर रेडियस देते हैं तो उस केस पे आपका पैडिंग थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, अब कैलकुलेटर के अंदर हम डिस्प्ले बना लेते हैं, या फिर पहले मैं आपको दिखा लेता हूँ कैलकुलेटर बॉडी कैसे बना, उसके बाद डिस्प्ले बनाते हैं। देख सकते हैं कि हमारा कैलकुलेटर का बॉडी कुछ ऐसा आया है। तो अब चलते हैं, कैलकुलेटर का बॉडी हो गया। अब हमें जो बनाना है वो है कैलकुलेटर का डिस्प्ले। मतलब मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे हमारे बटन को तो हम सही करेंगे, पर पहले डिस्प्ले आ जाए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा जगह चाहिए हमें जहाँ पे डिस्प्ले बनेगा हमारा, तो वो जगह बन जाए उसके बाद हम बटन बनाएंगे। तो यहाँ पे बनाते हैं कैलकुलेटर बॉडी, उसके अंदर जो डिस्प्ले मौजूद है उसे हम स्टाइल देंगे। सबसे पहले तो जो मुझे चाहिए वो होगा उसका वेट। उसका वेट जो है वो 90% होगा, मतलब मैं फुल 100% नहीं चाहता हूँ। मैं लेफ्ट और राइट से थोड़ा स्पेस चाहता हूँ कैलकुलेटर के डिस्प्ले पे। और हाइट जो है, हाइट में 40 पिक्सल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है वो मैटर करेगा इसका हाइट कितना होगा। मैं फिलहाल फॉन्ट साइज को 20 या 25 पिक्सल दे दूंगा, तो उस हिसाब से थोड़ा अप और बॉटम से थोड़ा स्पेस दूंगा कैरेक्टर्स को। इसके बाद एक मार्जिन देते हैं। मार्जिन पे मैं कहूँगा कि ऊपर से आए 20 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से ऑटो हो जाए, तो ये अपने आप सेंटर पे चला जाएगा।
और इसके बाद मैं बैकग्राउंड ऐड करता हूँ, बैकग्राउंड वाइट कहेंगे। आप चाहे तो कोई दूसरा बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रेडियंट कलर का यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड पे, ताकि एक एक्चुअल डिस्प्ले जैसा फील है। और बॉर्डर रेडियस को मैं 5 पिक्सल दे देता हूँ, क्योंकि ऊपर पे जो बॉर्डर मैंने दिया था कैलकुलेटर के वो 10 पिक्सल था, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर 5 पिक्सल दे सकता हूँ। और इसका जो फॉन्ट फैमिली है, आप चाहे तो कोरियन न्यू कर सकते हैं या कंसोलस कर सकते हैं। अगर आपको कंसोलस करना है तो आप सिंपली इस पे कंसोलस लिख के भी कर सकते हैं। कंसोलस वीएस कोड पे नहीं दिखाता है, पर कंसोलस करने पे ये आ जाता है, RIER न्यू था आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं लिखूँ तो, मोनोस्पेस। तो ये फॉन्ट फैमिली आ जाएगा। आप दूसरे फॉन्ट फैमिली भी यूज़ कर सकते हैं इंपोर्ट करके। फॉन्ट साइज़ को मैं 25 रख सकता हूँ, या आप चाहे तो इसे 20 पिक्सल भी रख सकते हैं। इसके बाद मैं इस पे एक कलर दूंगा, जो कि डिजिट्स का कलर होता है, वो ग्रे कलर का आता है, तो दिखने में बेहतर लगता है ग्रे पे। पैडिंग को हम 4 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 8 पिक्सल रखते हैं। इसके साथ में इसका जो मैक्स विड्थ दूंगा, अब मैक्स विड्थ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन करते हैं, प्लस किए जा रहे तो वो जो डिजिट है वो ऐसा ना हो कि कैलकुलेटर से टॉप से बॉटम से चला जाए, या डिस्प्ले के बाहर ही निकल जाए। ऐसा नहीं, मतलब डिस्प्ले के अंदर ही रहेगा, एक ऐसा ही फिट चाहता हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सम किए जा रहे हैं डिस्प्ले के बाहर ही निकल जाए। ऐसा नहीं, मतलब मैं चाहूंगा कि डिस्प्ले के अंदर रहे, और जब हम लेफ्ट टू राइट करें तो वो अंदर अंदर स्क्रॉल हो जाए, तो एक ऐसा ही फिट चाहता हूँ। तो मैक्स फिट को मैं कहूँगा कि ये 90% तक जाए, और जैसे ही कोई ओवरफ्लो होने की कोशिश करे तो मैं उसे ऑटो रखूंगा। और स्क्रोल का जो विड्थ है उसे मैं थिन कर देता हूँ, वरना स्क्रोल बार बहुत ही मतलब बुरी तरीके से दिखता है, जो कि मतलब डिस्प्ले पे कुछ सही नहीं लगता है। उसे थिन करते हैं, और जो मतलब स्क्रोल बार का जो कलर होता है, मैं इस स्क्रोल बार के अंदर एक कलर टाइप का प्रॉपर्टी है, तो इस कलर प्रॉपर्टी को हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे, ताकि किसी को दिखे ही ना। ये स्क्रोल बार जो एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे वो किसी को दिखे ना। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारा डिस्प्ले जो है वो बन गया है। अब यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो इसके अंदर रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो डिस्प्ले तो बन गया हमारा। अब जो हमें बनाना है वो है इन बटन्स को हमें सही तरीके से अलाइन करना है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे अब कैलकुलेटर की बॉडी के अंदर पहले तो मुझे बटन होल्डर को सही करना है, उसके डिस्प्ले को हमें फ्लेक्स देना है, और फ्लेक्स जो फ्लेक्स रैप कर देता है, उससे अपने आप सही हो जाएगा। रैप करते हैं, और जस्टिफाई को स्पेस, अच्छा तो स्पेस जो है वो आप इवेंट भी कर सकते हैं, या चाहे तो आप स्पेस अराउंड भी रख सकते हैं। अब स्पेस अराउंड करेंगे तो आपको सिंपली जाके बटन का विड्थ डालना पड़ेगा। अगर आप स्पेस इवेंटली करते तो बटन अपने आप सही हो सकता है। ये आपके पूरे सीसेस के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कैसे लिख रहे हैं। मैं बटन होल्डर के अंदर बटन रख रहा हूँ। इसका जो जबकि मैंने यहाँ पे स्पेस अराउंड दिया तो मुझे विड्थ देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास बटन है 1 2 3 4, 4 बटन एक कलम के अंदर आएंगे। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो ये 4 बटन एक कलम के अंदर आएंगे। तो इन चारों बटन के लिए मुझे 25 पिक्सल होता है, क्योंकि 100 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 25 पिक्सल। पर इनके बीच पे मुझे स्पेस देना पड़ेगा, तो इन स्पेस के लिए मैं 2 पिक्सल और लूज करूंगा, जिससे 23 पिक्सल का एक बटन क्रिएट होगा। आप चाहे तो स्पेस को घटा के या बढ़ा के देख सकते हैं कि आपका बटन कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो मार्जिन को मैं 5 पिक्सल कहता हूँ, और लेफ्ट और राइट से ऑटो ही रखते हैं, सेंटर पे रहेंगे सब, और यूजर सिलेक्ट को नन रखता हूँ। तो अब चल के देखते हैं और रिफ्रेश, और देखिए एकदम कमाल तरीके से ये पूरा बन चुका है, जैसे कि इस पे है एकदम सेम टू सेम हमारा इस पे ही बना है। तो आप इससे भी कर सकते हैं, या चाहे तो आप यहाँ पे स्पेस अराउंड में देके स्पेस इवेंट देके भी आप कर सकते हैं। वो फुल्ली आपके सीएसएस के ऊपर डिपेंड है, आप कैसे कर रहे हैं। तो ये सब हो गया सीएसएस पे। अब यहाँ पे हम क्लिक भी करेंगे या कीबोर्ड से कुछ प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले पे नहीं आएगा। तो ये चीज करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही हमारे स्ट्रक्चर पे जान डाल सकता है। तो चलते जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिखते हैं। तो हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट लिखने से पहले आप यहाँ पे देख लेना कि आपका जावास्क्रिप्ट जो है वो ऐड है कि नहीं। अगर आपका जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं है तो उसे आप ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे, वरना आपका जावास्क्रिप्ट काम नहीं करेगा। और अगर आप जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल के फाइल के अंदर लिखते तो आपका स्क्रिप्ट टैब के अंदर ही आ जाएगा, तो उस समय ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें जो चीज चाहिए वो है डिस्प्ले। डिस्प्ले मतलब जिस डिस्प्ले पे, इस डिस्प्ले के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना जो डिजिट से या फिर जो भी कैरेक्टर है उन्हें हम डिस्प्ले करेंगे। तो इस डिस्प्ले को मैं ले लेता हूँ कि ये जो स्क्रीन है हमारे पास, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्लास से डिस्प्ले को हमने क्लास बताया था, तो मैंने डॉट का यूज किया इस क्लास को लेने के लिए। तो हमने डिस्प्ले को ले लिया। अब डिस्प्ले को तो हमने जावास्क्रिप्ट से एक्वायर कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक फंक्शन चाहिए जिसे कॉल करने पे इस डिस्प्ले के अंदर, ये जो डिस्प्ले हमारा क्रिएट हुआ है इसके अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट है उसमें चेंज है। हम जो भी क्लिक करेंगे वो डिस्प्ले पे ऐड होता जाएगा, ना कि जो डिस्प्ले पे है वही चेंज होगा ना। डिस्प्ले पे अगर 7 है तो यहाँ पे 8 दबाने पे 7 के पीछे 8 आ जाएगा, ना कि 7 गायब हो जाएगा उसके बाद 7 और 8 आएगा ना, दोनों नहीं आएंगे, सिर्फ 8 आएगा 8 क्लिक करने पे। तो वो फंक्शन हमें करना होगा। मतलब मैं किस और हिंट दे रहा हूँ शायद आपको पता चल रहा है। मैं कहूँगा कि डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर जो वैल्यू हम डालना चाहेंगे वो वैल्यू यहीं से लूंगा मैं एज अ पैरामीटर। और मैं कहूँगा अब स्क्रीन इसलिए क्योंकि मैंने डिस्प्ले
का जो प्रॉपर्टी है वो स्क्रीन के अंदर लिया, इसलिए मैं स्क्रीन कहूंगा। स्क्रीन के अंदर जो टेक्स्ट, सॉरी मैंने गलत की प्रेस कर दिया, सॉरी, जो टेक्स्ट कंटेंट है वो इक्वल नहीं होगा। टेक्स्ट कंटेंट अगर इक्वल होता है तो वो सीधा वैल्यू बैठा देगा। मैं कहूंगा प्लस इक्वल, मतलब जो वैल्यू है उस पर एक वैल्यू ऐड होगा, और ये जो वैल्यू है ये जनरली हमारा नंबर होगा जो कि हम कैरेक्टर की तरह भेजेंगे, एज स्ट्रिंग भेजेंगे। तो ये है हमारा डिस्प्ले का फंक्शन। इसके बाद एक और फंक्शन हमें चाहिए, वो है इवैल्यूएट। आप डायरेक्टली पहले आप दूसरे फंक्शन भी लिख सकते हैं, पर मैं एक कीना कहो कि एक फ्लो कहो, उसे कंट्रोल लेके मतलब उसकी तरह मैं कर रहा हूँ। पहले तो हम डिस्प्ले करेंगे कि डिस्प्ले जब हो जाएगा तो यूजर क्या करेगा, यूजर इक्वल के बटन पर प्रेस करेगा जिससे कि वो इवैल्यूएट हो जाए। तो इवैल्यूएट का फंक्शन भी हम लिख देते हैं। तो इवैल्यूएट के लिए जो भी हमारा डिस्प्ले के अंदर है वो इवैल्यूएट होगा। अब ट्राई कैच इसलिए करो क्योंकि डिस्प्ले के अंदर कुछ भी हो सकता है। सपोज आपने 0/0 दबा दिया, और 0/0 जो है जावास्क्रिप्ट पे इंफिनिटी होता है, और इंफिनिटी एक फुल कैरेक्टर है। उसके बाद अगर आप +2 लगाएंगे तो वो इवैल्यूएट नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा, वरना आपका जावास्क्रिप्ट सीधे आपको एरर देना शुरू कर देगा। तो उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है मैं उसे लेता हूँ, और इवैल कह के एक फंक्शन प्री डिफाइन होता है जावास्क्रिप्ट पे, तो मैं उस फंक्शन का यूज करूंगा, और स्क्रीन के अंदर जो भी टेक्स्ट कंटेंट मौजूद है उसे मैं उसके अंदर डाल दूंगा, तो क्या वो अपने आप इवैल्यूएट होगा, इवैल्यूएट होकर स्क्रीन के अंदर ही डिस्प्ले होना शुरू कर देगा। और इसके साथ हमारा क्या चाहता है, अगर कोई भी एरर आता है इस पे तो उस एरर को हम कैसे हैंडल करेंगे, सॉरी, तो हम कहेंगे कि स्क्रीन के अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट है वो यहाँ पे दिखाएगा कि मैथ एरर। अब मैथ एरर इसलिए क्योंकि सपोज अगर आपका इंफिनिटी आया या आपका सिंटेक्स एरर आया, उसमें अगर आप 5 जोड़ते हैं, 6 घटाते हैं, या मैथ एरर के साथ आप 0 डिवाइड करते हैं, तो उस कंडीशन पे आपको मैथ एरर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वो मैथमेटिकल एरर होगा। तो ये सब तो हो गया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन हमारा रहता है जो कि हम चाहे तो पहले भी क्रिएट कर सकते हैं, वो क्लियर का फंक्शन। मतलब अगर कोई डिजिट लिखा भी है तो उससे पहले क्लियर करो, उस क्लियर का फंक्शन हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं कि फंक्शन सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो है क्लियर ऑल। अब ये जो फंक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड, ये फंक्शन मैंने यहाँ पे भी लिखा है HTML पे, तब जाके ये फंक्शन सही से कॉल हो पाएगा ऑन क्लिक पे। अगर आप गलत स्पेलिंग लिख देते या कोई और ही फंक्शन डिफाइन करते तो वो नहीं चलेगा, वो आपको सही से करना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि टेक्स्ट कंटेंट जो है वो इक्वल होता है ब्लैंक पे, मतलब स्क्रीन के अंदर जो भी अब वो ब्लैंक हो जाएगा, क्लियर, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, जो भी होगा वो पूरा क्लियर करेगा। और एक फंक्शन होता है वो है क्लियर लास्ट, जो कि हम सी से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पे होता है, ये क्या करता है, ये लास्ट डिजिट को क्लियर करता है। अब पूरा जो डिजिट होता है वो एज अ स्ट्रिंग हम कंसीडर करेंगे, मैंने पहले कहा। तो एक स्ट्रिंग को अगर मैं कंसीडर करूँ तो उसके लास्ट डिजिट को कट करने के लिए हमारे पास एक सब स्ट्रिंग नाम का एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट पे, आप शायद पहले भी उसे कर चुके होंगे। तो हम उसी मेथड का यूज करेंगे कि जो लास्ट जो डिजिट है, चाहे वो मतलब कोई न्यूमेरिकल नंबर हो या कोई ऑपरेटर है, तो उसे क्लियर कर देगा। तो वही हम लिखेंगे, फंक्शन क्लियर द लास्ट वन। अब क्लियर द लास्ट वन पे वही चीज हमें चाहिए कि स्क्रीन का टेक्स्ट कंटेंट। आप चाहे तो ये जो स्क्रीन का टेक्स्ट कंटेंट है इसे पहले ही कोई वेरिएबल पे लिख के रख सकते हैं, और उसके बाद उस वेरिएबल को इक्वल कर सकते हो, तो तब भी आपका काम हो जाता है। बट मैं बार बार स्क्रीन का टेक्स्ट कंटेंट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ पे आए क्या हो रहा है। मैं लिखता हूँ कि स्क्रीन का जो टेक्स्ट कंटेंट है वो में से सब स्ट्रिंग हो जाए, उसमें से मुझे एक स्ट्रिंग या एक बिट को मुझे निकालना है, तो मैं सब स्ट्रिंग मेथड को कॉल करूंगा, और सब स्ट्रिंग मेथड जो है वो 0 से चलेगा, मतलब एकदम फर्स्ट स्ट्रिंग से चलेगा, और लास्ट स्ट्रिंग से पहले ही रुक जाएगा। लास्ट जो बिट है मेरा, जो लास्ट कैरेक्टर है उससे पहले रुक जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो लास्ट कैरेक्टर है वो गायब हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि टेक्स्ट कंटेंट डॉट लेंथ, अब ये लेंथ -1, अब -1 इसलिए क्योंकि हमें एक लास्ट का जो कैरेक्टर है उसे निकालना है, इसलिए -1। तो ये हो गया। तो जैसे ही हम ये लिखते हैं हमारा क्लियर ऑल का फंक्शन भी हो गया। तो आप देख रहे हो हम छोटे छोटे फंक्शन लिख रहे हैं हर एक ब्लॉक के लिए। आप चाहे तो इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी बना सकते हैं क्लास के अंदर लिख के, बट मैं एज अ फंक्शन अप्रोच से आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा। तो हमने अब तक जो किया, हमने ये 2 बटन हमने क्लियर कर लिया है, हमने इक्वल को क्लियर कर लिया, हमने डिस्प्ले का कर लिया है। तो इस जो रो है इसके अंदर एक और फंक्शन रह जाता है, वो है परसेंटेज का। तो ये परसेंटेज का फंक्शन हम कर लेते हैं। उसके बाद तो हमारे पास यहाँ पे जो भी कीज होंगे वो आ जाएंगे। अगर अगर मैं आपको इसे रिफ्रेश करके क्लिक करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे जो 5 4 जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिखते हैं, वो है परसेंटेज का। अब परसेंटेज पे भी हमें ट्रायल मारना पड़ेगा, क्योंकि मतलब अगर इवैल्यूएट हो पाता है परसेंटेज पे तो हम परसेंटेज का यूज करेंगे, बट अगर इवैल्यूएट नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन पे परसेंटेज मतलब देने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि परसेंटेज देने के बाद हम इवैल्यूएट की पे प्रेस नहीं करेंगे। सपोज हमने 50 लिखा या 100 लिखा, उसके बाद हम परसेंटेज बटन को क्लिक करेंगे, और परसेंटेज बटन क्या करेगा, उसका परसेंट जो है वो निकाल के देगा। तो उस कंडीशन में हमें इक्वल बटन की जरूरत नहीं है, तो हमें परसेंट बटन पे भी एक ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। जैसे हमने सेम यूज किया था हमने इक्वल पे, वैसा ही सेम ट्राई कैच हमें यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। तो आप चाहे तो मतलब इवैल्यूएट से भी लेके आ सकते हैं या दोबारा से लिख सकते हैं। मैं इवैल्यूएट से ही कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो हम यही करेंगे, और ये जो यहाँ पे मतलब इवैल्यूएट होकर हमारे पास क्या एक नंबर आ जाएगा, तो इस नंबर को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तब जाकर हमारा परसेंटेज आएगा। अगर वो इवैल्यूएट हो पाता, अगर इवैल्यूएट नहीं हो पाता तो हम सिंपली मैथ एरर दे देंगे। तो ये हो गया हमारा। तो इतना अगर हो गया तो मतलब हमारे पास यहाँ के बटन चल रहे, यहाँ के भी चल रहे, यहाँ के भी चल रहे, जो कि हमारे मतलब स्क्रीन के ऊपर है,
बट हमारे पास जो कीबोर्ड है वो अभी नहीं चलेंगे, उसके लिए हमें बाद में फंक्शन लिखना पड़ेगा, वो भी हम लिखेंगे। पर पहले हम चेक कर लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 5 क्लिक किया, यहाँ पे 5 आ गया। सपोज मैं अगर 7 क्लिक करता हूँ तो 7 भी आ जाता है, और इसके साथ मैं यहाँ पे प्लस क्लिक करता हूँ तो प्लस आ गया। अब 3 क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं इक्वल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 60 आना चाहिए, तो हम इक्वल क्लिक करके देखेंगे कि अगर यहाँ पे 60 आ रहा है तो हमारा कैलकुलेटर सही से काम कर रहा है। अगर नहीं आता है, कुछ और आ देता है या कोई एरर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि कैलकुलेटर सही से नहीं बना है, और इक्वल करते ही 60 आ गया, मतलब ये काम कर रहा है। आप चाहे तो दूसरे बटन को क्लिक करके, मतलब दूसरा ऑपरेशन करके भी देख सकते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। आप चाहे तो फ्लोटिंग नंबर पे भी देख सकते हैं। सपोज 2.5 को मैंने माइनस किया 1 से, तो आंसर क्या आना चाहिए। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ 1.5 आ गया। तो इस प्रकार से आप चेक करके देख सकते हैं। तो ये तो हो गया कि यहाँ पे हम क्लिक करके, तो अगर आप मोबाइल से इसे ओपन करेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पे बटन मिलेंगे, इनको क्लिक करके आप कर सकते हैं। पर जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन करते हैं तो ये काफी मतलब दिमाग थोड़ा का काम होता है कि आप स्क्रीन पर जाकर क्लिक करें। तो आप क्या करेंगे, आप अपने जो लैपटॉप या जो भी डेस्कटॉप उसका जो कीबोर्ड है उसको प्रेस करेंगे। तो वो कैसे प्रेस होता है, शायद आपको पता है कि हम इवेंट लिसनर यूज करते हैं कि वहाँ पे की डाउन या की अप हो, तो उससे हम लेके हम काम करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो आप जाके सिंपली देख सकते हैं जो भी प्लेलिस्ट है जावास्क्रिप्ट का, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ये होता है। बट अगर आपको पता है तो हम सिंपली यहाँ पे कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक इवेंट लिसनर ऐड कर दूंगा। मैं पूरे डॉक्यूमेंट पे इवेंट लिसनर ऐड कर रहा हूँ की डाउन का। तो सबसे पहले तो की डाउन हो, मतलब कोई की प्रेस तो करे पहले, उसे जैसे ही की प्रेस होगा तो हम उस की को लेंगे, मतलब उस इवेंट को लेंगे। इवेंट के अंदर जो की है हम उसे एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि कौन सा की प्रेस होगा, यूजर ने कौन सा की प्रेस किया है इस इवेंट पे। ये हो गया। अब एक और मैटर आता है, अगर आपका कीबोर्ड साइज पे बहुत ही बड़ा साइज का है तो आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है 1 2 3 4 ये अलग से आता है, प्लस माइनस इनका अलग से बटन होता है। बट अगर आपका कीबोर्ड साइज पे छोटा है तो आपने बहुत बार लैपटॉप पे भी देखा होगा कि 1 2 3 4 के ऊपर ही जो आपका ऑपरेटर्स है प्लस माइनस ये भी एक साथ आते हैं। तो उस कंडीशन पे हम शिफ्ट प्लस शिफ्ट माइनस ऐसे लिखते हैं। तो शिफ्ट दबाने के बाद जो की आता है हमें उसे भी एनालाइज करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी यूजर शिफ्ट दबाने के बाद की दबाता है, शिफ्ट की दबाता है, तो उस कंडीशन पे हमें उसे भी एनालाइज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्विच का यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो ईफेल्स का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ डेवलपर्स ईफेल्स ज्यादा प्रेफर करते हैं स्विच से। तो केस अगर की है, अब कौन सा वाला की ये भी तो बताना पड़ेगा। अगर की हमारा 0 से बिगर है, अब 0 स्ट्रिंग में इसीलिए है क्योंकि कीबोर्ड से जो भी आएगा वो एज स्ट्रिंग ही हम प्रेफर करते हैं। और जावास्क्रिप्ट का तो पावर ही है कि वो स्ट्रिंग के अंदर से भी नंबर ढूंढ लेता है। तो अब अगर ये 9 या 9 से छोटा है, मतलब ये डिजिट है, सिंपली 0 से लेकर 9 तक अगर ये डिजिट है तो हम सिंपली इसे डिस्प्ले करेंगे। यही मूल काम है इस स्विच केस का। तो डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले द की। जैसे ही होगा हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे यहाँ से टर्मिनेट होने के लिए। तो हम ब्रेक को चाहे तो आप ऐसे टैप से लिख सकते हो, तो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है ये। अब सेकंड केस जो होता है, अगर आप बैक स्पेस दबाते हैं, बैक स्पेस यहाँ पे क्या काम करेगा, बैक स्पेस काम करेगा हमारे इस सी का, जो कि क्लियर द लास्ट होता है, उस सी का काम करता है ये बैक स्पेस। और जो डिलीट का बटन होता है आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पे, तो वो यहाँ पे ऑल क्लियर बटन का काम करेगा। तो वही हम करते हैं कि केस अगर मेरा की ट्रिपल इक्वल, आप डबल इक्वल मत दे देना, ये ट्रिपल इक्वल होता है, बैक स्पेस है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली कॉल कर देंगे कि क्लियर द लास्ट वन, सॉरी क्लियर ऑल नहीं, क्लियर द लास्ट वन हम कॉल कर देंगे। और उसके बाद सेम ऐसे हम ब्रेक लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम केस पे आएंगे और की पे अगर डिलीट होता है तो हम ऑल डिलीट करेंगे, और ऐसे करते करते हमको पूरा करना है। तो मैं ये जगह स्किप कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली अब लिख सकते हैं, या आप अब जैसा कि आप देख रहे हैं मैं एकदम अंत तक लिखते हुए आ चुका हूँ। ये थोड़ा बड़ा स्विच केस था इसलिए मैंने स्किप किया। तो जैसे बैक स्पेस होता है हम डिलीट के ऊपर देखेंगे, डिलीट होता है तो क्लियर ऑल। उसके बाद अगर कोई एंटर या इक्वल बटन को क्लिक करता है तो हम सिंपली इवैल्यूएट कर देंगे, जो कि हमारा होगा। उसके बाद स्लैश का ऑपरेशन आता है, प्लस का आता है, इंटू का आता है, माइनस का आता है। बट अगर कोई शिफ्ट प्रेस करे, मतलब शिफ्ट इक्वल, तो उस कंडीशन पे प्लस होता है। शिफ्ट 8 क्लिक करे तो इक्वल, मतलब उस कंडीशन पे मल्टीपल आता है। बट स्लैश का जो कंडीशन होता है, स्लैश पे शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं, वो स्लैश का की ऑलरेडी ओपन ही आता है। अगर गलती से आपने शिफ्ट स्लैश दबा दिया तो उस कंडीशन पे क्वेश्चन आता है, जो कि हमारे कैलकुलेटर पे कोई काम नहीं करता है। या इसके अलावा अगर कोई ऐसा बटन यूजर क्लिक कर देता है जिसपे कोई अल्फाबेट हो या फिर कुछ और ही हो, तो उस कंडीशन पे अनहैंडल की आप रख सकते हैं, या कुछ भी रख सकते हैं, या उस बटन को कंसीडर ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतना तक हमारे कैलकुलेटर पे जितने भी बटन यूज होते हैं वो आ चुका है। तो सेव करने से पहले मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर लेता हूँ, उसके बाद सेव करते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद हम जाएंगे ब्राउजर पे, इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश हो जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज मैं कोई नंबर प्रेस करते हैं 5, और इसके बाद माइनस करते हैं, कितना करें 50 कर देते हैं, और एंटर मारते हैं, और हमारा आंसर आता है 20, जो कि एकदम सही है। आप दूसरा ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि -10 -5 +30 ऐसे कर सकते हैं, तो आंसर आपका आ जाएगा। डिलीट करने पे पूरा जाता है और बैकस्पेस पे एक जाता है, जैसे कि मैंने ये लिखा और बैकस्पेस दबाया तो एक डिलीट हुआ। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, जैसे मैं बैकस्पेस मारता हूँ एक डिलीट होता है, और जैसे मैं डिलीट मारता हूँ पूरा डिलीट हो जाता है, जो कि एसी और सी का काम करता है, ठीक है। तो यही था कैलकुलेटर। आई होप आपको समझ पे आ गया है, और इसका कोड आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएगा, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। और अगर आप पुराने हो तो आपको शायद मेरा गिटहब के बारे में पता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मजे करिए और बी विथ यू एवरी टाइम।